हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। हमने स्टार्ट किया था ईवीएस में यूनिट 3 इकाई 3 और इकाई 3 हमारा है पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं, जिसका हमने पार्ट 1 देख लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है वर्ग 3 नाम से, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। ये YouTube बच्चे जाकर के वर्ग 3 नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हैं। और जो हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के मोबाइल ऐप में जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो लेक्चर 1, लेक्चर 2, क्लास 1, क्लास 2 नाम से पूरा लेक्चर्स अपलोड किया जा रहा है, तो वहां पे जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि दोनों क्लास इक्वल हो रही है, यानी कि जो ऐप में पढ़ाया जा रहा है वही आप लोगों को यूट्यूब में भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं। आज हम पार्ट 2 देखने जा रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचते रहे साथ में सेशन। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर करिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। और आप सभी से निवेदन है, शेयर जरूर करिएगा। और रही बात आप लोगों को यदि हमारे साथ में जुड़ करके यदि पढ़ाई करनी है, ठीक है, जैसे कि आप लोग सभी जान रहे हैं कि कभी भी इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, तो उसके लिए आप हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। लिंक आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप लोग लिंक में क्लिक करेंगे तो आप लोगों को डायरेक्टली इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, वहां पे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज का मोबाइल ऐप। ये आपको लोगो में बना हुआ वहां पे मिल जाएगा और वहां से आप डाउनलोड करके आप हमारे कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि अभी होली ऑफर दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? होली ऑफर दिया जा रहा है। तो होली ऑफर का लाभ जरूर लीजिए और आप लोग इस कोर्स में अपना एनरोलमेंट जरूर करवाइए। देखिए, चाहे आप कहीं से भी पढ़िए लेकिन पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम कभी भी हो सकता है। ठीक है, और नोटिफिकेशन आने के बाद ज्यादा समय मिलता नहीं है हमें, तो इसीलिए अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, आप चाहे जहां से भी पढ़ रहे हैं लेकिन तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। और खास बात यह है कि हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के मोबाइल ऐप में अभी होली ऑफर है, तो इसका लाभ यदि आप अभी लेंगे तो आप लोगों को अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़ी जानकारी थी जो आप लोगों के लाभ की होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो भी इच्छुक है विद्यार्थी तो वो तो जरूर इसके लिए आगे बढ़ेंगे ही। ठीक है, तो यदि आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो इस नंबर पर आप संपर्क कर लीजिए हमसे, 9584532690। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक, और जो कोई भी आप लोगों को जानकारी चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट सेशन में हमने क्या हमने अपने नेक्स्ट सेशन, गलती से मैंने कहा प्रीवियस सेशन में हमने अब तक क्या पढ़ा था। तो प्रीवियस सेशन में हमने जो पढ़ा था वो ये है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सरोकार क्या होते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने घटक पढ़े थे, 4 घटक पढ़े थे। याद है आप लोगों को? पिछली क्लास में हमने 4 घटक पढ़े थे। कौन कौन से वो 4 घटक है? तो पहला घटक था मूल्यों की समझ होनी चाहिए। ठीक है, मूल्य आते हैं। दूसरे में क्या आता है? दूसरे में अवधारणा आती है। क्या आता है? अवधारणा आती है। ठीक, तीसरे में क्या आता है? तो तीसरे में जानकारी अपेक्षा की जाती है बच्चों से। ठीक है, और चौथे में क्या आता है? तो कौशल आता है। क्या आता है? कौशल आते हैं। ठीक है, इतनी चीजें आती है, मूल्य, अवधारणा, जानकारी, कौशल। ये हमने अपने प्रीवियस सेशन में यहाँ पे अपने लेक्चर को एंड किया था। वहीं से आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम देखें कि जानकारी क्या होती है, अवधारणा क्या होता है, तो कभी कभार जानते हैं क्या होता है? कभी कभार हमें ना चीजों की जानकारी पहले होती है। समझिएगा, जानकारी पहले होती है, बाद में हमारी अवधारणा बनती है। जानकारी है ही नहीं तो कोई कॉन्सेप्ट हमारे बिल्ड हुए ही नहीं। बहुत बार ये होता है कि हमारी अवधारणा, कॉन्सेप्ट पहले से हमारे पास में रहते, जानकारी धीरे धीरे होती जाती है कि अच्छा ये ऐसा है, अच्छा ये ऐसा है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपस में क्या है? आपस में ये रिलेटेड है। अंतःक्रिया के कारण, ज्यादातर दोनों की अंतःक्रिया
के कारण होती है कि जानकारी और अवधारणा क्या है। तो जानकारी और अवधारणा के बीच अक्सर असमंजस की स्थिति पैदा होती है। और ये ऐसा क्यों होता है? ये अंतःक्रिया के कारण होता है, इंटर रिलेटेड है, ये इस कारण से होता है। कुछ पहलुओं में क्या होती है कि कुछ पहलुओं में जानकारी अवधारणाओं के विकास से पहले आती है। जानकारी पहले आ गई, अवधारणा बाद में बिल्ड हुआ हमारा। यानी कि आपको नॉलेज पहले हुआ, कॉन्सेप्ट आपके बाद में बिल्ड हो रहे हैं। ठीक। और एक बार जब अवधारणा विकसित हो जाती है तो इसे व्यवस्थित करने, जोड़ने, स्थापित करने, ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए काम में लिया जा सकता है। एक बार कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया, अब कॉन्सेप्ट जब हमारा बिल्ड हो गया, अब उसके बाद में अब हम और भी चीजें उससे संबंधित अब हम और भी जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। ऐसा होता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है। ठीक है। तो यदि हम बात करें कि बहुत बार देखो, जैसे कि एक एग्जाम्पल के जरिए यदि हम देखें, चींटी होती है ना, अब चींटी के बारे में यदि हम देखें तो चींटी की हमारे मन में एक अवधारणा बनी हुई है। क्या अवधारणा बनी है? काली चींटी, लाल चींटी, ठीक है, चींटी, चीटा, बड़ी चींटी, छोटी चींटी, ये सब बनी है ना। तो ये एक अवधारणा बनी है। अब हम धीरे धीरे उसकी जानकारी एकत्रित किए। क्या जानकारी है? अच्छा, ये ना लाल चींटी है, एक अवधारणा चींटी की बनी है। अच्छा, ये चींटी होती है। अब जानकारी लाल चींटी, काली चींटी, फिर उसके बाद चींटी, छोटी चींटी, बड़ी चीटा जिसको बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ये जानकारी आप लोग अब उससे रिलेटेड आप व्यवस्थित कर रहे हो, अपनी जानकारी को स्थापित कर। ठीक है। यानी कि हमारी अवधारणा चींटी को लेकर के है, अब जानकारी आप उसको लेकर के एकत्रित करें। तो अवधारणा कैसे बनती है ये हमारा, अब हम इसको देखेंगे। तो शिक्षा का व्यापक उद्देश्य क्या है? समझ व कौशलों का विकास है। समझ हो जाए, कौशलों का विकास हो जाए। तो इसमें यह अंतर्निहित है कि समझ और कौशल कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि बच्चों को आप गुट्टी पिलाओगे और उनको समझ हो जाएगी और वो बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। ऐसा तो होता ही नहीं है। यदि होता तो बस गुट्टी पिला दो और बच्चा एकदम होशियार बन जाए। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है? समझ और कौशल का विकास है। ठीक है, समझ और कौशल का विकास है। वास्तव में हमें समझ में कैसे आता है कोई चीज? समझ मूलतः इस जगत के बारे में है और इस जगत को समझने का जरिया बताओ क्या होता है? कैसे आप में किसी चीज को लेकर के समझ आती है? तो आपकी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आप में समझ आती है। कितने प्रकार की ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी? तो 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां हैं। क्या क्या है वो ज्ञानेंद्रियां जिनके माध्यम से आप चीजों को समझते हो? तो आंख से आप देखते हो, ठीक है, कान से हम सुन रहे हैं, जीभ से हम टेस्ट ले रहे हैं, त्वचा से हम स्पर्श करके पता चलता है, ठीक है, खुरदुरा चिकना नाक से सूंघते हैं। ऐसी हमारी समझ विकसित होती है। ये होती ऐसे जब समझ विकसित होगी तो शिक्षा का एक व्यापक उद्देश्य है समझ विकसित करना। चीजों को हम देख के सीखे, चीजों को सुन के सीख रहे हैं। होता है ना, ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया जाता है समझ को विकसित करने में। ठीक। फिर उसके बाद में आता है अतः समझ का तात्पर्य अवधारणाओं की समग्र संजाल व इसके समुचित संचालन और इस क्षमता से है जिसके माध्यम से इंद्रिय संप्रेषणों का अर्थ, निर्माण व इनकी व्याख्या की जाती है। ठीक है, समझ में आया? यानी कि समझ विकसित हो गया हमारा। समझ विकसित हो गया इसका मतलब कि अवधारणा जो भी हमारे में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपके में कैसी आई, आपने देख के सीखा। आपने बोलते ना कि कैसे आपको ये चीज पता कैसे चला कि अब आप ये यदि हम देखें कि नमक, ठीक है, नमक या फिर पीसी हुई शक्कर ले लीजिए, पीसी हुई शक्कर ले लीजिए, दोनों तो एक जैसे दिखेगा, दोनों एक जैसे दिख रहा है आप लोगों को। टेस्ट करो, खारा है, मीठा है, जीभ आपको बताया ना, अवधारणाएं आपकी बन गई ना। आपने देखा अरे ये ना छोटे, ये जो शक्कर पिस जाती ना ये बड़ी बारीक सी होती है। जो नमक होता है ना वो थोड़ा थोड़ा सा मतलब कि छोटे छोटे उसमें पार्टिकल्स दिखाई देते हैं और शक्कर पीस दोगे ना बड़ी चिकनी हो जाती है। देख रहे हो ना? तो ये है आपकी समझ और यहीं से आपकी अवधारणाएं बन जाती है।
समझ में आया? क्लियर हो रहा है? समझ मतलब चीजों को समझ रहे हो आप लोग कि यहाँ पे बोले ना हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं? पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत ये जो चार या हमारे घटक है उसके अंतर्गत ये सभी चीजें आती हैं। ठीक है, समझ में आया? अब आता है अमूर्तीकरण। क्या होता है अमूर्तीकरण? मतलब कि आपके मस्तिष्क में वो अवधारणा बनी है। तो क्या है कि वास्तव में हमारे मस्तिष्क में जो भी अवधारणाएं बनती हैं वो अमूर्तीकरण के माध्यम से बनती हैं, अमूर्तीकरण के माध्यम से बन गई। तो अमूर्तीकरण हमारे मस्तिष्क की वो खास क्षमता है जिसके माध्यम से हम अपने अनुभवों के कुछ सामान्य गुणों को छांट लेते हैं और इनके आधार पर उन्हें वर्गीकृत करते जाते हैं। ये आपके दिमाग में है, ये आपके दिमाग में है। अमूर्तीकरण मतलब कि आपके दिमाग में चीजें हैं। उदाहरण भी दिया गया, उदाहरण को एक बार रीड कर लो, अदरवाइज तो आई होप आपने सीडीपी को अच्छे से पढ़ा होगा तो ये जानते होंगे आप लोग। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर कोई यदि हम देखें तो गाय दूध देती है, इसके गोबर से उपले बनते हैं और गोमूत्र आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने में काम आती है। तो गाय के दूध में वसा कम होती है। ये सिंपल सी जानकारी है, सुनना बस, सुनने के लिए है, ये लिखने के लिए कहीं पे नहीं आएगा, पूछा भी नहीं जाएगा, जानकारी के लिए है बस। तो इस प्रकार दृश्य श्रव्य स्पर्श गंध है ना, तो आपने देखा सुना स्पर्श किया गंध ली, तो इनके नाम अर्थात ध्वनि प्रतीकों के बिंब और इनके मायने तीनों मिलकर बनते हैं एक अवधारणा बन गई आपके दिमाग में। अच्छा, तो गाय का अर्थ बताने के लिए इसे अन्य अवधारणाओं जैसे दूध, गोबर, उपले, गोमूत्र, आयुर्वेदिक दवाइयां, वसा आदि से इसके संबंधों के परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। जैसे अब आप बोलोगे गाय, ये आपको इतनी जानकारियां पहले उपलब्ध हो गई कि अच्छा जो गाय है ना, गाय तो दूध देती है, गाय जो है गोबर देती है, तो गोबर से उपले बनते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में जो गोमूत्र है उससे दवाइयां, आयुर्वेदिक दवाइयां बनती है। गाय के दूध में ना वसा कम पाया जाता है। ये आपने जानकारी हासिल की, ये आपके दिमाग में अवधारणा बन गई, जानकारी के माध्यम से आपके दिमाग में अवधारणा बनी। अब गाय का जैसे ही नाम आएगा आपके दिमाग में वो आ गया, वो आपके दिमाग में आए, यानी कि अमूर्तीकरण। यानी कि क्या हो रहा है? अमूर्तीकरण आपके दिमाग में। गाय मतलब सब कुछ आपके दिमाग में आ गया, अमूर्तीकरण हो गया ना, यानी कि आपके सामने गाय को लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी और सब कुछ आपके दिमाग में हो रहा है। क्लियर है? ये होता है अमूर्तीकरण। तो अतः जब हम बिंबों को अर्थ प्रदान करते हैं तो इसके साथ पहले से हमारे मस्तिष्क में मौजूद अन्य अवधारणाओं से इसका संबंध जोड़ते हैं, जैसे कि दूध, उपले, छेना, गोबर आदि की अवधारणा हमारे मस्तिष्क में पहले से ही थी और हम अब गाय की अवधारणा को इनके साथ संबंध बिठाकर समझ रहे हैं। ये जो मस्तिष्क में जो आपके काम हो रहा है वो अमूर्तीकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, समझ में आया? इस प्रकार हम इंद्रिय संप्रेषणों की व्याख्या करते जाते हैं और अवधारणाओं का एक संजाल हमारे मस्तिष्क में बनता जाता है। इंद्रिय संप्रेषण मतलब कि आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हर चीज हमारे सभी मनुष्यों में समझ विकसित होती है। क्लियर है? वैसे ही अवधारणाएं होंगी, वैसी ही अवधारणाएं भी आती हैं। तो समझ एवं ज्ञान निर्माण की चरण क्या है? तो ज्ञान मानवीय मस्तिष्क की रचना है। हमारे मस्तिष्क में हुआ ना, कहां से कुछ चीज की जानकारी हम कहाँ एकत्रित, स्टोरेज कहाँ करते हैं? हम सबको मस्तिष्क में कर रहे हैं। तो इसमें आवश्यक रूप से अनुभव होते हैं, अवधारणाएं होती हैं, अन्वेषण तथा सत्यापन के तरीके शामिल है। ज्ञान निर्माण में क्या क्या होता है? अनुभव। बहुत ज्ञानी है यानी कि उन्होंने पढ़ा है ना, पहली बात तो उनके जीवन के इतने बोलते हैं ना, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ऐसे हमने धूप में बाल अपने सफेद नहीं कर लिए, उनके जीवन के अनुभव है, उनको ज्ञान है, जीवन का ज्ञान है उनको। ठीक है, सत्यापन, अन्वेषण, सत्यापन, ये सभी ज्ञान के अंतर्गत आता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ज्ञान का आधार कुछ अनुभव है और यह अनुभव भाषा के माध्यम से प्रेषित किया जाता है, अतः यहाँ अवधारणा का प्रयोग होता है। हमारे आपके बहुत आपको ज्ञान है, अब आप अपने अनुभव बता रहे हो, तो कैसे बता रहे हो? कुछ भाषा का प्रयोग कर रहे हो ना, तो उसको जब आप संप्रेषित करोगे तो यहाँ पे अवधारणा है, आपके कॉन्सेप्ट्स आ रहे कि देखो ये चीज ऐसा होता है। लाइफ ना एक ऐसी परीक्षा है
लाइफ एक ऐसी परीक्षा है जो कि कठिन तो है, लेकिन अधिकतर लोग उसमें असफल क्यों हो जाते हैं? असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि लोग दूसरों की नकल करने के लिए जाते हैं। जब नकल करने के लिए जाते हैं तो भूल जाते हैं कि सबके प्रश्न पत्र अलग अलग थे। ये क्या है? जीवन के बारे में किसी ने बताया, अपने अनुभव आपको शेयर किए, वहां पे अवधारणा कॉन्सेप्ट्स आए ना, समझ में आया? यहाँ पे अवधारणा और जानकारी याद करो, स्टार्ट कहाँ से हुआ था और कहाँ पहुंच गए हो। ठीक है, अब इसके एमसीक्यू कैसे आएंगे ना, वो भी करवाऊंगी, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये हमने पढ़ा था। तो टेंशन नहीं लेना है किसी चीज का कि ये क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। एमसीक्यू जब करवाऊंगी तो चीजें और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, कौशल क्या होता है? समझ हो गया, हमने समझ जान लिया, जानकारी, अवधारणा, समझ, ये सब जान लिया। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या था? शिक्षा का उद्देश्य है क्यों पढ़ाए? पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाए? समझ विकसित करने के लिए, कौशल विकसित करने के लिए। तो समझ जान लिए, तो पर्यावरण, अब कौशल क्या है उसको जान लेते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन में विभिन्न अवधारणाओं की समझ शामिल होती है, परंतु पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि किसी आधारभूत ज्ञान के आधार पर कुछ कार्य कर पाना। कुछ आधारभूत ज्ञान है, उसके आधार पर आप कुछ कार्य कर पा रहे हो, और जिससे कि बच्चों में किसी कार्य को कर सकने की क्षमता का विकास हो सके, अर्थात बच्चा किसी कार्य को कर सकने की योग्यता हासिल करे, इसे हम कौशल कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत ही इजी वर्ड्स में लिखा है, आप लोग पढ़ोगे तो समझ में आएगा। क्या लिखा है? पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि किसी आधारभूत ज्ञान के आधार पर, किसी भी आधारभूत ज्ञान के आधार पर कुछ कार्य कर पाना, जिससे कि बच्चों में किसी कार्य को कर सकने की क्षमता का विकास हो सके। ठीक है, विकास हो सके, अर्थात बच्चा किसी कार्य को कर सकने की योग्यता हासिल कर सके, और इसे ही हम कौशल कहते हैं। क्या कहते हैं? हम कौशल कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग जो हमसे पूछी जाएगी वो कौशल क्या होता है? तो कौशल यानी कि आपको जो कुछ भी आता है आप उसको यूज कर पा रहे हो, वेदर यू आर एबल और नॉट टू यूज दैट नॉलेज। ठीक है, तो उसको यूज करना ही तो आपकी स्किल है ना। ठीक है, तो मुख्य रूप से कौशल पर पकड़ बनाने के लिए सीखना और उसका क्रमबद्ध रूप से अभ्यास करना आवश्यक होता है। स्किल डेवलपमेंट कैसे होती है? स्किल डेवलपमेंट तब होती है जब आप उसको यूज करोगे ना, आप उसका अभ्यास करोगे। जब आप उसको कर ही नहीं रहे हो तो चीजें आपको आएंगी ही नहीं। आएंगी क्या? नहीं आएंगी। तो कौशल क्या है कि आपको जो ज्ञान है आप उसको यूज कर पा रहे हो, उसको आप यूज यदि करना आता है तो वो यानी कि वो आपका स्किल है। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी कौशल में निपुणता हासिल करने के लिए बार बार अभ्यास करना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्या करता है? बार बार आप अभ्यास कर रहे हो उसका, तो वो कौशल का विकास होता जाएगा आपके, तो निपुणता आप में आती जाएगी। ठीक है, समझ में आया? ये बातें आपको क्लियर हो रही है? अब कौशल के प्रकार क्या होते हैं? तो कौशल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या होता है? एक बच्चा ना बचपन से यानी कि पैदाइशी होता है ना, मैं तो पैदाइशी, ये तो मतलब मेरे में ये जन्मजात था। जन्मजात बहुत लोगों में वो चीज आती है। तो किसी कोई अच्छा गा रहा है, बहुत बहुत बार फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होता है कि फैमिली बैकग्राउंड की वजह से बच्चा अच्छा गाता है। ठीक है, और कुछ चीजें बच्चा सीखता है कि कोई हमारे फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हमने ये चीज को सीख लिया। तो कौशल कितने प्रकार के होते हैं? कौशल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जन्मजात और एक होता है सीखा जाना, जो हम सीखते हैं। ठीक है, तो जो जन्मजात होता है वो नैसर्गिक होता है, प्राकृतिक होता है। जैसे कि बच्चा जब जन्म लेता है तो रोने लगता है, कुछ समय के बाद दूध पीना सीख जाता है, हाथ पांव हिलाना, चलना, उठना, बैठना आदि सीख लेता है। तो जन्मजात कौशल है, ये चीज होता ही है बच्चों के साथ में। ठीक है, तो कौशल दो प्रकार के, जन्मजात और सीखे जाने वाला कौशल। जन्मजात क्या तो हमने देख लिया, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। फिर उसके बाद में यदि हम देखें तो इसी प्रकार दूसरा कौशल क्या है? दूसरा कौशल वह होता है जिसे यदि किसी व्यक्ति को मौका मिले तो वह सीख सकता है। मौका मिले तो वो सीख लेगा ना, सीखा जाने वाला कौशल है। क्योंकि जैसे कि हम साइकिल चला रहे हैं, तैर रहे हैं, भाषा हमारे, यदि हम बात करें तो हमारे घर में ना हिंदी ही बोला जाता है, लेकिन हमें इंग्लिश भी आने लग गई, हमने सीख ली ना, हमने सीख ली तो हम बोल पा रहे हैं इंग्लिश में भी। तो मूलतः कौशल उसे कहते हैं जिसको हासिल करने के लिए व्यक्ति कोई कार्य करते समय
दिमाग के साथ अपनी इंद्रियों का भी इस्तेमाल करता है। दिमाग तो यूज कर रहे हो आप अपना, आप अपनी इंद्रियों को यूज कर रहे हो, ज्ञानेंद्रियां आप उसको यूज कर रहे हो, तो वो अभ्यास आप जितना ज्यादा करते जाओगे आप निपुण होते जाओगे और वही आपका कौशल है। तो यहाँ पे डायरेक्टली यदि हमसे पूछा जाता है कि कौशल क्या है, तो आपके जो ज्ञान है, जो अभी आपकी अवधारणा है, आप यदि उसका इस्तेमाल करना जानते हो किसी भी कार्य को करने में, तो वो आपका कौशल के अंतर्गत आ गया। अब कौशल कितने प्रकार के होते हैं? वो दो प्रकार के होते हैं, एक जन्मजात होता है और एक आप सीख रहे हो। ठीक है, एक सीखने से आता है, एक जन्मजात होता है। क्लियर है? तो इतनी चीजें यहाँ पे हमने देखी कौशल के अंतर्गत। फिर आता है तो ज्ञान स्वतः ही वैध नहीं ठहराया जा सकता, इसे सत्यापित करना पड़ता है और इस तरह हमें विभिन्न सत्यापन प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। अतः हम कह सकते हैं कि ज्ञान निर्माण में निम्न की आवश्यकता होती। ज्ञान निर्माण कैसे हुआ? कैसे नॉलेज बिल्ड हो गया हमारा? नॉलेज बिल्ड होने के लिए अनुभव, एक्सपीरियंस, अवधारणा का बनना, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हुई। फिर उसके बाद में क्या आता है? अन्वेषण की विधियां तथा सत्यापन प्रक्रियाएं। तभी कोई भी ज्ञान स्वतः ही वैध नहीं ठहराया जाएगा, उसको सत्यापित करना पड़ेगा ना। नहीं तो जैसे कि यदि हम बोले चीजें तो बहुत चीजें आती रहती हैं, लेकिन आखिरकार बच्चे को दूसरी क्लास में जाने के लिए एक क्लास वो एग्जामिनेशन तो देना पड़ेगा ना, एग्जाम देगा ही बच्चा तब तो दूसरी क्लास में जाएगा। ABCD तो आ रहा है बच्चों को, लेकिन स्टिल बच्चों को जरूरी है ना कि वो पास हो, तब तो वो दूसरी क्लास में जा रहा है, नेक्स्ट क्लास में जाएगा। तो सत्यापित करना पड़ता है। तो इसके लिए अनुभव, अवधारणा का बनना, अन्वेषण की विधियां एवं सत्यापन प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। ठीक है, समझ में आया? बातें एकदम क्लियर हो रही है आप लोगों को? फिर क्या है, पर्यावरण अध्ययन में क्या किया जा सकता है? पर्यावरण अध्ययन में यदि हम देखें तो शुरुआत में बच्चे के पास में स्थानीय एवं व्यक्तिगत पर्यावरण की केवल जानकारी ही होती है, होता है ना, आसपास की जानकारी है हमें। पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण आसपास की जानकारी हम जानकारी हासिल करके रखे हैं, होती है नॉर्मली। यदि हम देखें कि हाँ हमने ये देखा था, आसपास हमने ये देखा था, तो हमें यह पहचानने की जरूरत है कि बच्चों की इस जानकारी का उपयोग व्यापक अवधारणा का ढांचा बनाने में कैसे करना है। अब आप कैसे इसको यूज कर रहे हो? बच्चों को तो जानकारी है, तो पर्यावरण अध्ययन में क्या किया जाएगा? पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाया जाए? पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाया जाए? तो पहली बात, जो बच्चों को जो जानकारी है, अब उसका आप किस तरीके से आप उनके ज्ञान का प्रयोग कर रहे हो। फिर उसके बाद में अब अब बच्चा आया है, प्राथमिक स्तर पर है, अब आप बच्चों को किस तरीके से, अब उनको जो पहले से जो नॉलेज है, आप उस नॉलेज के आधार में आप कैसी एक व्यापक अवधारणा का ढांचा बनाने में आप कैसे उसका इस्तेमाल कर रहे हो, यही पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आता है। ठीक है, और यही हमारा टॉपिक क्या है कि पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं, यही है ना टॉपिक। तो पर्यावरण अध्ययन इसलिए पढ़ाया जाए कि उनको जो जानकारी है, अब आप उस जानकारी का इस्तेमाल करके अब आप कैसे अवधारणाओं को उनमें निर्माण करवा रहे हो, यही है एक मूलभूत उद्देश्य माना गया है। ठीक है, समझ में आया? चीजें एकदम क्लियर है आप लोगों को? तो ये क्या हमने देखा, ये हमने ये चैप्टर आप लोगों का देख लिया है, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं। ठीक है, जिसके अंतर्गत जानकारी आधारित दृष्टि, पहली बात तो मूल्य आए हमारे, फिर उसके बाद में जानकारी आई, अवधारणा आया। ठीक है, ये सभी चीजें आई, कौशल, ये सभी चीजें एक एक करके आती गई हैं। अब इन सभी चीजों को ये कैसे आएगा? तो सबसे पहले यदि हम देखें कि जो कक्षा 1 होती है, ठीक है, एंड करने से पहले यदि हम देखें जो कक्षा 1 होती है, वहां पे क्या करवाया जाता है? अवलोकन करना। अभी बच्चे को केवल दिखाया जाता है, अवलोकन करना आता है। जो कक्षा 1 है वहां पे बच्चों को अवलोकन करना जरूरी है। ठीक है, बच्चा देखे, अवलोकन करे। ठीक है, आसपास के पेड़ पौधे, झाड़ियां, जंगल, जानवर, यही सब। अब वो उसको बोला जाता है ना कि चार्ट बना करके लेकर के आना, बच्चों को बोला जाता है। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है? अवलोकन विधि होती है। फिर अब बच्चा कक्षा 2 में पहुंच गया, कक्षा 2 में अब क्या करवाना है? अब कक्षा 2 में अब उसको जो चीजें उसने देखी है अब श्रेणीबद्ध करवाते जाना है। प्राकृतिक वस्तुओं को अब श्रेणीबद्ध करवाओगे, किसके आधार पर? गुणों के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर अब आप श्रेणीबद्ध करवा रहे हो।
समझ में आ रहा है? अब आप श्रेणीबद्ध करवा रहे हो कक्षा 2 में, फिर उसके बाद में कक्षा 3 में अब आप आ गए। कक्षा 3 की यदि हम बात करें तो बच्चा भले पहली कक्षा में जो कुछ भी पढ़ा है, लेकिन फिर भी अब कक्षा 3 में आया है तो उसको दोहराया जाएगा। ये सब पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत होता है। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत यही चीजें आती है। क्यों क्यों दोहराया जाता है? जो कोई भी तथ्य, जो कुछ भी प्रासंगिक होंगे, यानी कि अनिवार्य होंगे, अर्थपूर्ण होंगे, तो कक्षा 3 में उसको ही रिपीट करवाया जाता है। ऐसा नहीं कि बच्चा भूल जाए। फिर कक्षा 4 में आ गए। अब जब कक्षा 4 में आ गए तो उन जो भी घटनाएं हैं, वस्तु एवं घटनाओं का अवलोकन बच्चे ने किया है, चित्र जो कुछ भी है, अब उसकी तालिकाएं बनाई जाएगी। गुणात्मक एवं मात्रात्मक तथ्य देखे जाते हैं। गुणात्मक एवं मात्रात्मक तथ्य देखे जाते हैं। ये सभी चीजें पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाया जाए, ये उसके अंतर्गत ये सभी चीजें आती हैं। ठीक है, गुणात्मक मात्रात्मक तालिकाएं बनवाई जाती, सूची बनवाई जाती है कि आप इसको बनवा करके, ठीक है, लेकर के आना। अब बच्चा कक्षा 5 में पहुंच गया। अब इसके अंतर्गत वर्गीकरण, समूहीकरण सब कुछ आ जाएगा। अब इसी चीज को कक्षा 5 में और भी इसको और क्या किया जाएगा, अब इस समय कि किस तरीके से समय का बदलाव होते होते, जैसे कि बच्चा केवल अभी फूल के बारे में केवल फूल बोल रहा है, अब फूल के बारे अलग अलग चीजें अब उसके बारे में जान रहा है, समूहीकरण करना जान जाएगा, सूची बनाना जान गया, बदलाव कैसे होते हैं, प्रकृति में बदलाव कैसे होते हैं, किन कारणों से वो बदलाव हो रहे हैं, वो सभी चीजों को जानते जानते तो ये पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाया जाए, उसके अंतर्गत ये सभी चीजें आती हैं। आई होप आप लोगों को टॉपिक एकदम क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको इसका एमसीक्यू करवाऊंगी तो चीजें आपको और अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी कि ये जो हमने थ्योरी पढ़ा है, क्योंकि थ्योरी तो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, अब थ्योरी तो हमने पढ़ लिया, एमसीक्यू यदि हम उसका लगाएंगे तो हमें और चीजें अच्छे से समझ में आएगी कि आखिरकार जो हमने पढ़ा था कि वो उनका रेलेवेंस कहाँ पे। अब हमें रेलेवेंस समझ में आएगा कि अच्छा हमने थ्योरी तो, इसीलिए आपको क्या करना है, आपको पहले थ्योरी अटेंड करना है, थ्योरी के बाद में ही आपको एमसीक्यू लगाना है। अदरवाइज क्या होगा, आप यदि केवल एमसीक्यू के पीछे जा रहे हो, थ्योरी समझ में नहीं आया तो लगेगा कि हमें समझ में तो आया नहीं, या फिर हमने केवल थ्योरी को देखा, एमसीक्यू को नहीं देखा, तो वो भी सही नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों के लिए थ्योरी क्लास भी है, साथ में एमसीक्यू क्लास भी आप लोगों को करवाया जा रहा है। तो ये चीज को आप लोगों को याद रखना है और ये चीजें आप लोगों को अटेंड भी करते हुए चलना है। चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को? तो फिर आज की क्लास को आज हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं बोलना चाहूंगी कि आप लोगों को अभी होली ऑफर है और आप लोगों को होली ऑफर जरूर लीजिए, उसका लाभ जरूर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके कि नोटिफिकेशन देखिए कभी भी जारी हो सकता है। तो बस आप लोगों को अपनी पढ़ाई में बिल्कुल जुट जाना है, ठीक है। टाइम पास मतलब अभी ये चीज मत सोचो कि कब निकलेगा कब नहीं, अब उसके पीछे अब टाइम पास मत करो। हमने बहुत कर लिया टाइम पास सोच सोच के, ठीक है, कि हाँ कब आएगा कब नहीं। अब आप लोग पढ़ने में अपना समय लगाओ, नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है, तो आप लोगों की तैयारी बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।